नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। मोदी की मौजूदगी बिहार में बार बार चुनावी साल में लगातार विरोधी खेमे में खलबली मचाने के लिए काफी है। इतना ही नहीं, मोदी आते हैं और सौगात की बरसात कर लौट जाते हैं, ये तो आम बात हुई। लेकिन हाल ही में मोदी जब आए थे तो माहौल मातम का था। पहलगाम के आतंकी हमले में बेटियों के सिंदूर उजड़ने का दर्द था और उस दर्द को जज्ब करते हुए मोदी ने आतंकियों को मिट्टी में मिला देने का वादा किया था। अब जब मोदी फिर आ रहे हैं तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों को मिट्टी में मिला देने का दावा पूरा करने के साथ ही जनता में पाकिस्तान की पैंट गीली कराने का उत्साह भी है। मोदी का जोरदार स्वागत होगा, यह स्वाभाविक है। रोड शो के साथ सभा भी होगी। 2 दिन मोदी बिहार में होंगे, सौगात की बरसात भी होगी, ऑपरेशन सिंदूर की बात भी होगी और पाकिस्तान को ब्रह्मोस से पस्त करने के बाद मोदी सियासी विरोधियों पर भी बयानों के ब्रह्मोस छोड़ेंगे, जिससे जनता का उत्साह बढ़े और लोग मोदी के नाम पर एनडीए के साथ मजबूती से जुड़ें और चुनावी फायदा गठबंधन को हो। लेकिन सवाल तो बनता है कि मोदी के सौगातों की बरसात चुनावी बिसात तो नहीं। सवाल का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरजू खान जी हैं, बीजेपी की ओर से राहुल आनंद जी और कांग्रेस की ओर से शशि रंजन जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल राहुल जी सीधा सा यही है कि मोदी आएंगे, सौगात की बरसात करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेंगे और चुनावी समय में जनता को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ चुनाव के नजरिए से हो रहा है क्या? देखो भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो स्वतंत्र हैं किसी भी राज्य में जाने के लिए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब वो बिहार आए थे तो उन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही कड़ा संदेश दिया था बिहार की धरती मधुबनी से, और उन्होंने जो कहा वो कर कर दिखाया। इससे हमारे देश और राज्य की जनता का आत्मविश्वास भरा है। अब बातें करते हैं कि उनके आने से क्या चीज़ होना है। देखिए, बिहार के अंदर निरंतर जो केमिस्ट्री की जो बात की जाती थी नीतीश जी और मोदी जी के बारे में, वो हमेशा वो केमिस्ट्री के तहत अगर हम देखें तो अक्सर बिहार को कुछ ना कुछ मिला है। और जो दुलरिया मुख्यमंत्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीतीश जी को कहा है, उसका कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट भी मिलता है। देखिए, चीज़ों की अगर हम बात करें तो योजनाएं 2014 के बाद से अगर हम देखें तो अक्सर जो हमारी विपक्ष की पार्टियां हैं वो ये कह सकती है कि चुनावी वर्ष में आकर लुभाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब वो हमारे साथ गठबंधन में नहीं भी थी यहाँ पे सरकार, तब भी हम राज्य को भूले नहीं। इसलिए नहीं भूले क्योंकि तेजस्वी यादव जी का सार्वजनिक मन से कई बार ऐसा बयान आया है गडकरी जी के साथ समकक्ष कि आपने बिहार को बहुत चीज़ें दी है, सड़कें दी है, सड़कों का जाल दिया है, इसके लिए मैं आभारी रहूँगा। अब यहाँ बातें करते हैं कि बिहार को क्या क्या मिला और क्या क्या मिलेगा। देखिए, निश्चित तौर से अगर हम बात करें जो उनका दौरा होने वाला है, उस दौरे के तहत अगर देखें तो बिहार को समृद्ध विकास के तहत और जो मुख्य धारा से जोड़ने की जो बात अक्सर कहा जाता था कि बिहार को लेकर, वो बिहार अब बनता नजर आ रहा है। हम जब देश की माफ कीजिएगा विश्व की हम जब चौथी इकोनॉमी होने को आ गए हैं, तो एक लक्ष्य हर राज्यों को विकसित करने का माननीय प्रधानमंत्री जी का है। उसके तहत हम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से बिहार को विकास और विकसित धारा में जोड़ेंगे। चलिए, तो ये दावा किया जा रहा है, लेकिन इसका उद्देश्य चुनावी नहीं है, ये विशेष रूप से उल्लेखित किया जा रहा है। आरजू जी, 50,000 करोड़ की एक मुश्त बात आ रही है। इस दौरे में प्रधानमंत्री उतने की योजनाओं से जनता को लाभान्वित करेंगे और इसके अलावा एयरपोर्ट वाला काम है वो अलग है, ग्रिड का काम है वो अलग, और अन्य कामों को जन समर्पित करेंगे। तो ये बड़ी सौगात, गिफ्ट का बड़ा पिटारा लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये चुनावी नहीं है, क्या कहेंगे? कब उन्होंने बिहार की बोली नहीं लगाई है, जरा हमें ये बताइए तो। आप जाइए अतीत में, वो बिहार की बोली लगा के गए थे। 125 लाख करोड़ के पैकेज दिए थे, फिर उसके बाद 56,000 करोड़ का भी पैकेज दिए। लेकिन फिर सवाल वहीं पे आ जाता है कि जो भारत सरकार का डेटा होता है, जो बिहार का सरकार का डेटा है, उस सूचकांक में बिहार कहाँ है? सबसे पिछले पायदान पे है। जितने भी देश में राज्य हैं उसमें पिछले पायदान में है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, कलाकारी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। आते हैं, झूठ का पुलिंदा बांधते हैं, चले जाते हैं। पहलगाम, पुलवामा जब हुआ था तो पुलवामा में भी उन्होंने देश के शहीदों के ऊपर जो है राजनीति की थी, वोट की। और फिर आ रहे हैं, पहलगाम के बाद भी आए थे, और वो तस्वीरें भी पूरे देश ने देखा जब आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ गलबहियां करके हंसी और मजाक कर रहे थे और पूरा देश गम में डूबा हुआ था। तो ये तो आते रहते हैं। और उस वक्त में मैं आपको ये भी
इंगित कर देता हूं कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी उनकी सभा थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं था। इसकी वजह से वो कानपुर में नहीं जाके बिहार में आए, क्योंकि बिहार में चुनाव है। और मैं ये पूछना चाहता हूं, 11 सालों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 20 सालों से बिहार प्रदेश में एनडीए समर्थित सरकार है, डबल इंजन की खटारा सरकार है। लेकिन उसके बाद भी किसी भी सूचकांक में अगर बिहार पीछे है, आज भी 3 से 5 करोड़ अगर युवा बेरोजगारी के लिए, 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए पलायन करता है, आज भी सबसे प्रति व्यक्ति आय वाला प्रदेश अगर बिहार है, सबसे कम निवेश वाला राज्य अगर बिहार है, तो फिर आप फायदा क्या? आप चुनावी स्टंट करने आए हैं। आप चुनावी स्टंट करिए, पूरे बिहार की जनता जानती है। और कितने बार आप आए हैं, ऐसे सिगेफे लेके आए हैं और आपको खाली हाथ बिहार के लोगों ने आपका स्वागत किया और खाली हाथ आपको वापस भेज दिया है। चलिए, हम इस पर बातचीत करेंगे, राहुल जी की प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन पहले शशि जी के पास चलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि कार्यक्रम एक पटना में हो रहा है, यहाँ एयरपोर्ट का पुनर्निर्माण हुआ है और भव्य तरीके से इसे तैयार करके जन समर्पित करेंगे, लेकिन जो सभा होगी वो सभा ऐसे क्षेत्र में होगी जहां पिछले चुनाव में महागठबंधन की मजबूत उपस्थिति देखने को मिली थी। तो ये महागठबंधन के इलाके में मोदी की मौजूदगी क्या महागठबंधन के लिए चिंता का सबब है? बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से लगातार 2014 के बाद से देश के प्रधानमंत्री बिहार दौरे पे आए हैं और बहुत ताकत लगाए हैं बिहार में, बहुत ज़ोर शोर से चुनाव लड़ने का, लंबा चौड़ा भाषण देने का उनका जो अनुभव रहा है, लेकिन बिहार कभी भी उन पर विश्वास नहीं किया है। आप देख रहे होंगे पिछले कई 2-3 विधानसभाओं में कभी पूर्ण बहुमत उनको नहीं मिला है और इससे ज़्यादा सुनहरा मौका उनको पिछले 2020 से पहले या 2020 या अभी भी इससे सुनहरा मौका उनको नहीं मिल सकता था, क्योंकि पिछले लगातार 20 वर्षों से नीतीश जी के साथ उनकी शासन रही है, बिहार में सरकार रही है और उनकी एंटी इनकम्बेंसी भी है। योजना आयोग में हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं गए। दिल्ली में जिस प्रकार से वीडियो कल साझा हुआ और बीच मीटिंग से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वापस लौट गए, तो ये कहीं ना कहीं जो दिख रहा है वो है नहीं और ये बहुत बड़ा आडंबर और बस बातों की बात अपना रखने आ रहे हैं, बातों के जुमला छोड़ने आ रहे हैं, बातों को भ्रमजाल जनता में बुनने आ रहे हैं। राहुल जी, मोदी की गारंटी और मोदी होने की गारंटी, इन गारंटियों पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि वो आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं होते, चुनावी लाभ के लिए इस तरह के पैतरे होते हैं। देखिए दीपक भाई, जो हमारा विपक्ष है उनका एक नेचर है और सिग्नेचर है जो कभी बदल नहीं सकता है, क्योंकि राजनीति के अगर गलियारे में अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पे इस तरह का बयान वो देते रहेंगे। मुझे बता सकते हैं क्या कांग्रेस के हमारे साथी या आरजेडी के हमारे साथी कि 2014 के पहले बिहार को कितनी योजनाओं का लाभ इन लोगों ने दिला दिया था? इनका नंबर शायद बहुत कम आएगा। मैं आपको बता दूं, बस एक बार सुन लेते हैं। 14 अक्टूबर 2017 कोई चुनावी योजना नहीं थी, ना कोई चुनावी रैली था, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री आए और उन्होंने 3700 करोड़ परियोजनाओं का सौगात दिया। उस समय केंद्र में नहीं, वो तो आरजू जी बोल रहे हैं ना, वो तो लालू प्रसाद यादव खुले मन से कह चुके हैं 50 दे दूं, 75 दे दूं, 100 दे दूं, 1.25 लाख करोड़ दे दूं। वो जो तंज लालू प्रसाद यादव ने किया था, वो तंज मीडिया की सुर्खियां लंबे समय तक बटोरता रहा, मीम बनने लगे हैं उस पर। जब नरेंद्र मोदी कुछ बिहार में कहकर जाते हैं तो लालू का वही क्लिप वायरल होने लगता है। तो इसलिए सवाल उठ रहे हैं ना राहुल जी। क्या है, जब स्थिति और परिस्थिति जब अपडेटेड होती है ना, तो हमारा विपक्ष क्या होता है, अब उस समय डाउनफॉल पे चला जाता है, वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते हैं। देखिए, अक्सर बातें होती है, जब चर्चा होती है तो 1.25 लाख करोड़ की चर्चा आती है। आज आपके समकक्ष हम वो भी बताने के लिए तैयार हैं कि किस योजनाओं में कितने पैसे दिए गए। सुनिएगा, सड़क और पुल निर्माण में 54,713 करोड़, ग्रामीण विकास में 13,820 करोड़, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में 21,476 करोड़, रेलवे में 8,870 करोड़, ऊर्जा में 16,130 करोड़, नागरिक उड्डयन में 2700 करोड़, कृषि में 3,094 करोड़, कौशल विकास में 1,550 करोड़, उच्च शिक्षा में 1,000 करोड़, पर्यटन और स्वास्थ्य में प्रत्येक के लिए 600 करोड़, डिजिटल बिहार संचार के लिए 449 करोड़। देखिए क्या है कि जब चीजें तथ्य के साथ उपस्थित रहती है तो हमारे जो साथी होते हैं वो वापस चले जाते हैं उस जगह पे जहां से उन्होंने बिहार को छोड़ा था, बिहार को तड़पाया था। ये कभी बातें नहीं करेंगे। ये निश्चित तौर पे ये नंबर की आंकड़े जो बताने की बातें आती है उस पर ये
जरूर खेलने का प्रयास करते हैं, लेकिन साथ ये भूल जाते हैं कि जो योजनाएं और जो परियोजनाएं जो क्रियान्वयन हुई हैं बिहार के अंदर, चाहे वो सड़कों का जाल हो, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में बात कर लीजिए, या शिक्षा के विकास की बात कर लीजिए, चाहे सरकारी स्कूलों की स्थिति की बात कर लीजिए, या फिर रोजगार देने की बातें कर लीजिए, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष से भी बातें कर लीजिए, इंडस्ट्री लगाने की बातें कर लीजिए, आज भी ये 2005 के पहले की ही रात पर चले जाते हैं कि यहाँ कौन आया था, क्यों आया था, लेकिन ये भूल जाते हैं कि चलिए दुनिया हम कहाँ जगह है, ये आपने भूल जगह जाते दिया हैं है, कि हम कोको, उनसे पूछ लेते हैं कि कोको अब कोला जब कहाँ है। राहुल जी ने आपको जगा दिया है, आप भविष्य तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन क्या वर्तमान में आ गए हैं आरजू जी? जो राहुल जी दिखा रहे हैं वर्तमान का इन गुणगान कर सारे रहे हैं। सवालों के बीच में मेरे जवाब छुपा दिया इन्होंने। मेरे किसी भी सवाल का इन्होंने जवाब नहीं दिया कि बिहार किसी भी राज्य से किसी भी सूचकांक में 11 साल से केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और 20 सालों से एनडीए समर्थित सरकार बिहार में, लेकिन पीछे क्यों? दूसरी बात, ये शिक्षा पे बात कर रहे थे। जो सरकार 63,000 करोड़ का शिक्षा पे बजट देती है और उस प्रदेश का बच्चा इंटरमीडिएट में सिर्फ 100 में से 9 बच्चा पास आउट करता है, और पूरे देश में ऐसा बिहार एक वाहिद राज्य है, इकलौता राज्य है जहां हाई स्कूल में बच्चा जाते जाते ड्रॉप आउट कर जाता है, यानी हाई स्कूल की परीक्षा भी नहीं दे पाता है, शिक्षा छोड़ देता है अपना। इसके पीछे कौन है ये भी जरा बता दे, इनको बताना चाहिए। इंटरमीडिएट में बच्चा 12 से 13 लाख रुपए, 13 लाख प्रति साल जो है एग्जाम देता है। एग्जामिनेशन के बाद मात्र 6 लाख जो है ग्रेजुएशन करने का सीट है बिहार सरकार के पास। 6 से 7 लाख बच्चे दूसरे जगह अपने शिक्षा के लिए पलायन करते हैं। इसका ठिकरा किसके ऊपर फोड़ेंगे, थोड़ा ये भी बताइए। और जो 5 यूनिवर्सिटी जो हमने दी है शिक्षा के जगत में, उसके बाद आपने कितने यूनिवर्सिटी दिए, और ये भी बताइए कि बिहार सरकार ने और केंद्र सरकार ने कितने आपने दिए। आपने यूनिवर्सिटीज की आपने केंद्र विद्यालय कितने दिए, और आपने नवोदय विद्यालय कितने दिए। मतलब अगर राहुल जी कह और रहे हैं कि इंडस्ट्रियल पे भी पैसा बात होनी चाहिए। और एक मिनट दीपक जी, इंडस्ट्रियल पे भी बात होनी चाहिए कि आपने कितनी फैक्ट्रियां दे दी। और दूसरी चीज, मैं फिर से वहां तक जाऊंगा, मोदी जी ने जो कहा था बिहार प्रदेश में आके, चाहे वो बिहटा का मामला हो गया, तो बिहटा तो अभी तक वहां से प्लेन की उड़ानें हो जानी चाहिए थी, इतना लेट क्यों? नवादा तिलैया रेलखंड में 2019 में स्टार्ट हो जाना चाहिए था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बयान के हिसाब से 2025 आ गए, आज भी वो रेलखंड बनके तैयार नहीं, उस पर रेल नहीं चलती है। चीनी मिल, जिस चाय के पीने की बात करते थे मोतिहारी में, आज तक वो चीनी मिल नहीं खुला। ये है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चुनावी जुमला, जो कहते थे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया। तमाम चीजों पे फेल हो गए। बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, सब पे तो फेल हो गए। तो ये जुमला ही तो गढ़ने आते हैं। बिहार से इनका चोली दामन का साथ है, इलेक्शन के टाइम आते हैं, खाली हाथ झुनझुना लेके वापस चले जाते हैं। चलिए ठीक है, हम शशि जी के पास भी चलते हैं। शशि जी, कितने पैसे किस विभाग में किस काम के लिए मिल रहे हैं वो राहुल जी ने बताया, और आरजू जी ने स्मार्ट सिटी का सवाल उठाया। तो अभी हाल ही में जो सबवे का उद्घाटन हुआ है वो हम देख रहे हैं। अगस्त में मेट्रो की एक रेल लाइन सेवा शुरू कर दी जाएगी, उसका वादा किया गया है। तो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जो आंकड़े कागजों पर हैं वो धरातल पर उतर रहे हैं? राहुल जी का ये वादा है, आपको नहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए, जो बजट 2014 के पहले देश का था और जो बजट आज है, और जो विकास दर जीडीपी पर तो ये बात ही नहीं करना पसंद करते हैं। चाहे वो देश की बात हो, चाहे राज्य की बात हो, ये बही खाता प्रणाली की बात करते हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, ये बात को जहाँ विकास की बात होती है वहाँ बात को कहीं और पहुँचाने की बात करते हैं। कहाँ पहुँचा रहे हैं वो भी बताइए। बिल्कुल, हम जिस तरीके से ये बजट की बात बता रहे हैं, तो 2014 के पहले जो बजट था, जो जीडीपी ग्रोथ था, जो एक पैरामीटर था आपको हर स्टेट का क्या विकास दर है नापने का, आज कहाँ है? आज सिर्फ आंकड़ों की बात होती है। ये योजनाएं आंकड़े ही कह रहे हैं नहीं, कि ये योजना जो गिना रहे हैं जी, सिर्फ दुनिया के 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के पीछे चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं, और आंकड़े ही ये बता रहे हैं कि बीते 11 सालों में 100% अर्थव्यवस्था में छलांग देखने को मिली है, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है। इस कारण हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं विश्व की। तो इस पर भरोसा नहीं है, और ये क्या सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया है कि राज्य भी अपना भरपूर योगदान देश के विकास में समेकित रूप से दे रहे हैं? देखिए, जिस अनुसार ये टैक्स लेते हैं, जीएसटी टैक्सेशन जनता के ऊपर होता है, हर तरह से हर स्थिति टैक्सेशन की स्तर का 16% जीएसटी लगाया जा रहा है। आज जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है
उस अनुपात में बिहार को क्या मिल रहा है। बिहार की आबादी लगभग 12-13 करोड़ है और जिस अनुसार हमारा जीएसटी यहाँ से कलेक्शन होकर केंद्र को जा रहा है, उस अनुपात में हमारा क्या विकास हो रहा है, ये भी देखने की बात होगी। और जो योजनाएं गिनाए जा रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो इसी योजनाओं को अलग अलग नाम दे दे के सामने रखा जाता है। चलिए एक चीज और शशि जी, आरजू जी ने जो बताया कि न फैक्ट्रीज हैं, न रोजगार की व्यवस्था है, न इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास हो रहा है, न शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर है, तो फिर ये जीएसटी आ कहाँ? नहीं, हम बस वही जानना चाह रहे हैं, जब कुछ भी नहीं है तो ये शशि जी जो बता रहे हैं कि जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है, उसमें राज्य का जो हिस्सा होता है वो भी पर्याप्त नहीं हो रहा है। जब राज्य में कुछ है ही नहीं तो जीएसटी कहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है? जो मामूली 18% जीएसटी एक आम आदमी से लेके और बड़े आदमी तक, एक कपड़े पर, हर स्तर पर जो जीएसटी पे हो रहा है, तो बिहार की आबादी के अनुपात जो जीएसटी केंद्र को दिए जा रहे हैं, जो उसके हिस्सेदारी जो विकास को बिहार को देने चाहिए, वो कहाँ नजर आ रहा है। ये बार योजनाओं, उसी योजनाओं को बार बार रिवाइंड करके जो रखे जाते हैं, उसको जनता समझ चुकी है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। क्या जनता समझ चुकी है और नरेंद्र मोदी इस बार आकर जनता को जो बताने और सुनाने और जो देने जा रहे हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, रोड शो का प्रभाव नहीं पड़ेगा, चुनावी साल में इन सब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यहाँ तक कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया है कि अगले महीने एक और दौरा प्रधानमंत्री का होने वाला है। तो ये बार बार के दौरे क्यों हो रहे हैं? क्या एक बार का प्रभाव कम पड़ जा रहा है? चर्चा को जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं और चुनावी साल में बार बार बिहार आना सवालों को यूं ही खड़ा कर दे रहा है कि क्या यहाँ कमजोरी है एनडीए खेमे की, जिन कमजोरियों को खत्म करने, जिन कमजोरियों को दूर करने प्रधानमंत्री को बार बार आना पड़ रहा है। फिर मेहमानों का रुख करेंगे और राहुल जी से इस बार फिर से शुरू करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि राहुल जी, बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना और ये ताबड़तोड़ दौरे, शायद चुनाव में भी इतने जल्दी प्रधानमंत्री के दौरे नहीं फिक्स होते हैं जितनी जल्दी चुनावी साल में दौरे फिक्स हो रहे हैं। देखो भाई, अभी थोड़ी देर पहले आपने जो सवाल किया था उसमें हमारे कांग्रेस के बड़े भाई बातों में उलझ रहे थे। एक हिंदी फिल्म का गाना था, तेरी बातों ने ऐसे उलझा दिया वाली बातें हो गई। ये अपनी बातों में खुद उलझ गए कि क्या टैक्सेस आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे। तो इंडस्ट्रीज नहीं है तो फिर टैक्सेस कहाँ से आ रहे हैं। खैर, फिर भी 2005 की स्थिति से अगर हम बात कर लें तो आपको 390 मेडिकल कॉलेज में सीटें थी, मात्र 390 सीटें थी, जो लगभग 5220 हो गई। 13 गुना सीटों में वृद्धि हो गई। ये हमारे किसी विपक्ष के लोग सहयोगी को नहीं नजर आता है। नहीं, और कॉलेज जी नहीं, आरजू जी अभी बता रहे थे ना कि यूनिवर्सिटीज तो वही रह गए हैं, हमने जो खोल कर दिया उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं। कॉलेजेस की अगर बात करें तो 2021 में बिहार में लगभग 57 इंजीनियरिंग कॉलेज और टेक्नोलॉजी संस्था हैं। यही नहीं, अब जब यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की अगर हम बात कर लेते हैं तो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी 2010, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना 2006, बिहार की कृषि शैबार भागलपुर 2008, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय 2017 और बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना 2023 बने। अब आपको बता देता हूं, इन्होंने कहा कि कितने उद्योग लगे हैं। चीनी मिल की बातें कर रहे थे। राज्य सरकार ने 15 नई चीनी मिलों की स्थापना की मंजूरी दी है, जिसमें 3771 करोड़ रुपए आकर्षित हुए हैं। सीमेंट उद्योग हमारे बिहार में लगे हैं। यही नहीं, आपको बता दूं, वस्त्र उद्योग भोजपुर, गया, नालंदा, दरभंगा, मधुबनी, सिवान, पटना जैसे जिलों में पारंपरिक हथकरघा समूह सक्रिय हैं। गया में लगभग 10,000 करघे चल रहे हैं। कई योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ। यही नहीं, आईटी और लॉजिस्टिक पार्क की अगर हम बात करें तो बेटा में 25 एकड़ में आईटी पार्क की स्थापना की गई है। ये हमारे किसी विपक्ष के लोगों को नहीं दिखता है। अब बेटा में बिहार का पहला ड्राई पोर्ट इनलैंड कंटेनर डिपो 2024 में चालू हुआ है। ये भी हमारे किसी विपक्ष को नजर नहीं आता है। निर्यात संबंध औद्योगिक पार्क की बात करें, ईपीआईपी तो 94 एकड़ में फैला है। इसमें पेप्सिको, ब्रिटानिया, अनमोल इंडस्ट्री जैसी कंपनियां की इकाइयां हैं। आर्थिक विकास की अगर हम बात कर लें तो 2011-12 में 2.47 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 8.44 लाख करोड़ हो गए, यानी कि 3.5 गुना में वृद्धि हो गई। अब बिहार विकास की कोई परिभाषा नहीं होती है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि विकास की कोई परिभाषा नहीं होती है। और जो नंबर्स मैंने गिनाए उसमें हमारी बेहतरी हुई है। और जो आरजू भाई बातों को कह रहे हैं कि सूचांक की अगर हम बातें करें तो सबसे पिछले पायदान पर खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बढ़ोतरी हो रही है पिछले पायदान से जो आगे आ रही है बिहार सरकार लेकर आ रही है, वो भी एक सम्मानजनक नंबर है। इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। चलिए, तो ये तो अच्छी बात है ना, चर्चा कर ही लेते हैं ना। राहुल जी जो बता रहे हैं, आरजू जी आप ही से पूछ लेते हैं कि जब हम इतने पीछे थे
तो वहां से हम जो रफ्तार पकड़ रहे हैं, अन्य राज्य हमसे बेहतर स्थिति में थे 20 साल पहले, तो वो काफी आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हम रफ्तार पकड़ रहे हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है और आप अगर उम्मीद लगा रहे हैं सरकार से, तो ये सरकार की सकारात्मक पहल ही होगी ना। देखिए, प्रदेश की जनता को ये नजर आता है कि आपकी डबल इंजन की खटारा सरकार टेक्सटाइल पार्क नहीं दे पाई। यहां से बिहार प्रदेश में आई और दूसरे राज्यों में चली गई। ये बिहार प्रदेश को पता है। और मखाना बोर्ड की जो बात करते हैं, ये भी देश को पता है कि मखाना बोर्ड का आयोग करके, गठन करके आपने राशि के नाम पे नील बटा सन्नाटा दिया। प्रदेश की जनता ये भी जानती है कि 2023 और 24 में एमएसएमई में जो लघु उद्यमी लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, 14,000 लोग, उनको पैसा नहीं मिला केंद्र सरकार की तरफ से। वो उद्यमी एमएसएमई से बाहर हो चुके हैं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और ये जो बोल रहे थे ना कि बजट की बात करते हैं, दिखाते हैं कि इतना बजट था, उतना बजट था, इनको यह भी बताना चाहिए बड़ी ईमानदारी से के साथ कि बिहार प्रदेश में हम 3-4 लोग बैठे हैं ना, सारे लोग 29,000 रुपए कर्जदार हैं। क्योंकि आप एशियन बैंक से, वर्ल्ड बैंक से आप कर्जा लेते हैं, जो पहले की सरकारें नहीं लेती थी। और जब हमारी पहले की सरकारें थी तो बजट, जब हम झारखंड के साथ थे तो भी प्लस में हमने दिखाया था, सरप्लस दिखाया था। और आपके पास सिर्फ बिहार प्रदेश है और आप कर्ज में हैं। 29,000 रुपए प्रति व्यक्ति जो है वो आदमी बिहारी कर्ज में डूबा हुआ है। और फिर मैं कहता हूं 20 साल क्या कम होते हैं? 20 साल का बच्चा पैदा हुआ, आज आपसे रोजगार मांग रहा है, पलायन की बात कर रहा है, अच्छी शिक्षा की बात कर रहा है, गुणवत्ता शिक्षा की बात कर रहा है। वो अंडरवेट, सबसे ज्यादा बिहार प्रदेश में बच्चा पैदा होता है, वो नहीं चाहता है कि वो कुपोषण का शिकार है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एनेमिक सबसे ज्यादा अगर महिलाएं पूरे देश में किसी राज्य में है तो वो बिहार प्रदेश में, इसकी कौन लेगा? इसकी भी आपको लेनी चाहिए। नहीं, तो इन्हीं सब चीजों को ठीक करने के लिए तो प्रधानमंत्री ये पैकेज दे रहे हैं। दीपक जी, ये जो रोड की बात कर रहे थे, अभी देखिए, मैं बैठा था ना, तो आपके मैं बैठने से पहले ही न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है, ये हॉस्पिटल की बात कर रहे थे। ये देखिए, मैं अभी दिखाता हूं आपको। गोपालगंज में 37 करोड़ का अस्पताल उद्घाटन से पहले विवादों में घिरा, भ्रष्टाचार हो गया। ये जो अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ये पुल का ओपनिंग किया था, 3 दिन के बाद 1 किलोमीटर में दरारें आई। आज भी वो गवाह है। आदरणीय मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा, पूरा देश जानता है कि बिहार में जितने पुल पुलिया में करप्शन हुए हैं, आज भी वो पुल गवाह है जो 10 सालों में भी अभी निर्माणाधीन है। 40,000 करोड़ रुपए, और आज भी देश गवाह है। जानना चाहता है नरेंद्र मोदी से, ये बताइए कि बिहार में बीपीएससी पेपर लीक क्यों होते हैं, नीट के पेपर लीक क्यों होते हैं, बिहार का चूहा पुल कैसे खा जाता है, बिहार का चूहा लाखों हजार लीटर शराब कैसे पी जाता है, ये कैसा भ्रष्टाचार आप करवा रहे हैं। 11 साल की शासन सत्ता में, शशि जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ठीक है आरजू जी, बिहार में समय का ध्यान रखा जाए। शशि जी, इन्हीं सब चीजों को सुधारने के लिए तो पैसे दिए जा रहे हैं। ये जो फंड दिया जा रहा है 50,000 करोड़ का, जो इस बार दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और 1.25 लाख करोड़ उससे पहले 40-45,000 करोड़ जो लगातार दे रहे हैं। एक बार सुन लेते हैं। बिहार क्यों नहीं किसी सूचकांक में आगे होता है? ये आंकड़ों का खेल, आप वृद्धि दर विकास दिखा के अपने झूठ को छुपाना चाहते हैं क्या? ठीक है, ये आंकड़ों का खेल है। और ये सिर्फ डाटा बताकर जितना योजना बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ऐसे में तो अगल बगल के राज्य के लोग भी वहाँ से पलायन करके यहाँ नौकरी करने लगे। यहाँ का जो गरीबी रेखा के नीचे के 52% से ज़्यादा लोग क्यों हैं, कुपोषण की क्या स्थिति है, यहाँ के युवा क्यों बाहर पढ़ने जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों, कितने सरकारी स्कूल बंद हुए विगत वर्षों में, इसकी बात होनी चाहिए। तो सिर्फ आंकड़ों का जो खेल है, जो जुमला चल रहा है, इसको जनता जानती है। और इस आंकड़ों में जनता उलझेगी नहीं। वो जानती है कि यहाँ से पलायन जो हो रहा है नौकरी के चलते, ये आंकड़ों का जो खेल है, इतने बिजनेस खुल रहे हैं, ये इतने बड़े इंडस्ट्री हब हो रहा है, तो बिहार के अगल बगल उत्तर प्रदेश के भी लोग यहाँ नौकरी करने चले आए। यहाँ गरीबी रेखा से नीचे जो रह रहे हैं उनकी विकास दर भी बढ़नी चाहिए। पीडीएस की जो आपको पीडीएस से अन्न उठाने वाले लोग बिहार में हैं, उनके आंकड़ा में कम होनी चाहिए। और क्या स्थिति है पीडीएस की, दुकान वाले भी तो अब ठीक है, अपनी अपनी बातें आपने रखी है। तो साफ तौर पर अगर ये आंकड़ों का खेल है तो इस खेल का खुलासा होगा, और आंकड़ों का खेल ना होकर केंद्र और राज्य सरकार के सहभागी योजनाओं के संचालन में अगर सही तरीके से लाभान्वित जनता हो रही है, तो उस जनता को भी पता है कि आंकड़ों का खेल है या ये आंकड़े उनके फायदे की कहानी बयां कर रहे हैं। समय आने पर सच्चाई सामने आएगी और इसका परिणाम चुनावी
परिणाम से पता चल जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आरजू खान जी, राहुल आनंद जी और शशि रंजन जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।